वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, हम इसी को ही आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज में हम आर्मी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज हम 17 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था उस पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर हमसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपकी 17 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। हमारा आर्मी का स्पेशल कोर्स लॉन्च हो गया है जीडी के लिए, ट्रेडमैन के लिए और टेक्निकल के लिए, ठीक है, जहां आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट क्लासेस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, 30 आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे और 20 आपको ओरिजिनल पेपर मिलेंगे। ये सारा आपको जीटी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन में मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपकी 99 की है और मैथ और रीजनिंग का कोर्स भी आपका 99 का है। ऐप जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो तो ऐप पे आप फ्री मॉक दे सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से है? तो 1857 की क्रांति का संबंध मंगल पांडे से है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्रांति कहां से शुरू हुई। फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके मध्य था? तो ये भारत और फ्रांस के मध्य था, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। आगे है आपके पास कि यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। अमित शाह कौन है? मतलब वर्तमान में जो है अमित शाह किस पोस्ट पर हैं? तो अभी वर्तमान में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर आप इसे इंग्लिश में कहते हो। पिंग पोंग का संबंध किस खेल से है? तो पिंग पोंग का संबंध आपका टेबल टेनिस से है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात में है। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है? तो राष्ट्रपति का सलाहकार होता है प्राइम मिनिस्टर, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें हैं 250। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आप सभी साथियों को पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है आपका राजस्थान। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में जो है पुर्तगाल खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत आया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन था। आगे आपके पास साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन था साइंस में कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में आपका टॉर्टरिक अम्ल होता है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? तो पीलिया जो रोग है आपका वायरस से होता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो जॉन्डिस। वाष्पन का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। आगे आपके पास निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें एक नया सबस्टेंस या नया पदार्थ बन के आ जाता है। जैसे फलों का पकना एग्जाम्पल है, आपके पास नया पदार्थ बन के आ गया ना। जैसे आप दूध से दही बनाओगे तो दूध से दही बन गया, तो दूध से दही बनना क्या होगा? आपका रासायनिक पदार्थ। पहले वो दूध था, एक नया पदार्थ बन गया, क्या बन गया? दही बन गया। तो इस तरह के जो उस अवस्था में वापस नहीं आ पाते वो क्या कहलाते हैं? आपके केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। जैसे फल पक जाता है तो उसको आप कच्चे फल में ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो फलों का पकना भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अल्फा कणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा कणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। डीएनए का पूरा नाम, तो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? तो वो है आपकी यकृत, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो लीवर। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो एक स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं भाई। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। आंखों में आंसू निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं लैक्राइमल ग्रंथि द्वारा। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो ऑक्सीजन की खोज की गई आपकी प्रिस्टले के द्वारा।
आगे आपके पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन कह रहा है कि 1,80,000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 9 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इंग्लिश में बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है। बोलो हाँ या ना। अब आपको मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है आपको 1,80,000 रुपए, जिसे आप प्रिंसिपल बोलते हो। दर आपके पास कितनी है, 8% है, ठीक है। और समय कितना है, 9 महीने अपॉन 100। अब अगर मुझे इस 9 महीने को साल में चेंज करना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप बोलोगे सर एक साल में 12 महीने होते हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो 9 महीने को अगर मुझे साल में चेंज करना है तो मैं इसे क्या करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा। बोलो हाँ या ना। यहां से आप इसे काट रहे होंगे, 3 तिया 9, 3 चक्के 12, 4 से काट रहे होंगे, 4 दूनी 8, 18 दूनी होता है आपके पास 36। ये आ जाएगा आपके पास, यहां से 2 जीरो काट लो भाई, 18 दूनी 36, 2 जीरो बच गए, इंटू करना है 3 से। यहाँ पे आ गया 0 0, 6 तिया 18, कैरी 1, 3 तिया 9 और 1 10, 10,800 रुपए आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो काफी सरल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। अगला क्वेश्चन आपके पास एलसीएम और एचसीएफ का था। एलसीएम एचसीएफ जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो टाइप 2 में मैंने ये क्वेश्चन कराया था। फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 28 और 420 है और एक संख्या 21 हो तो दूसरी संख्या आपको इसमें ज्ञात करनी होती है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन भी बनते हैं भाई। जैसे क्वेश्चन बना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू मसप इंटू लासप, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। अब जिसकी मैथमेटिक्स कमजोर है वो एक एक चीज करके वैल्यू लिखा करो कि एचसीएफ कितना दे रखा है 28, हमारे पास एलसीएम कितना दे रखा है तो 420। अगर एक संख्या 21 दे रखी है, मान लिया ये पहली संख्या है भाई, पहली संख्या कितनी है 21, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास वैल्यू पुट करता हूं कि पहली संख्या है 21 इंटू दूसरी संख्या, चाहे दूसरी संख्या मानो, आप इसे x भी मान सकते हो। HCF कितना है 28, LCM कितना है 420। ये अब यहां जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो इस तरफ जाके किस में चले जाती है, डिवाइड में। तो यहां से आप बोले होंगे कि सेकंड नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 28 इंटू 420 अपॉन 21। यहां से 21 दूनी 42, 20 और 28 दूनी 25 दूनी 50 और 3 और 3 6, 560 आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या आपके पास राइट आंसर रहेगी। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कैसे, 8 दूनी 16, कैरी 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 1 जीरो बचा है तो जीरो आगे लगा दिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 37 44 किससे विभाज्य है। या तो आपको इसके लिए डिजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम पता होना चाहिए, या आप क्या कर सकते हो, एक एक नंबर से चेक कर सकते हो ये किस नंबर से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं 37 44 को 4 से विभाजित करने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे कि 4 न में 36 होता है, कैरी 1 गया, 4 तिया 12 होता है, 2 कैरी हुआ और 6 चौकू 24 होता है। तो बिल्कुल 4 से विभाजित हो रहा है। दूसरा, अगर मैं 4 के विभाजित के नियम की बात करूं, डिजिबिलिटी रूल की बात करूं, तो 4 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी नंबर के अंतिम दो नंबर, इकाई और दहाई का नंबर अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब आप 44, इकाई और दहाई के यही दो नंबर है ना, अगर 44 4 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो मैं एक बार करके देख लेता हूं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो बिल्कुल हो रहा है। तो इसी तरह से अगर आप डिजिबिलिटी रूल पढ़ोगे तो इससे थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। बट अगर आपको कभी आप रूल में फंस जाओ तो आप क्या कर सकते हो, एक एक नंबर को चेक कर सकते हो। आगे आपके पास औसत का है कि आपको औसत ज्ञात करना है 14, 21, 28, 35, 42, 49 और 56। ठीक है, आप सभी साथियों को मैंने औसत का एक फॉर्मूला लिखा रखा है कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। संख्याओं बोलो, परीक्षणों बोलो, बात एक ही है, संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है, ठीक है, सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, सबको ऐड कर दो। 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 56 अपॉन ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। अगर आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे तो सभी को ऐड करके आएगा आपको पास 245। 245 बटे 7 कर रहे होंगे तो 7 तियां 21 होता है, 3 बज गया, 7 पंजे 35, 35 इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, राइट आंसर रहेगा। बाकी कोई दिक्कत। अगला सवाल है आपके पास कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर, 15 मीटर और x मीटर है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, तो आपसे x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो जिसकी मैथ कमजोर है सबसे पहले वो लिख दिया करो, हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है लंबाई जिसे आप बोलते हो लेंथ कितनी 10 मीटर, हमें दे रखी है चौड़ाई जिसे आप क्या बोलते हो ब्रेथ कितनी दे रखी है, तो आप बोल रहे होंगे सर 15, और हमसे पूछ रहा है क्या ऊंचाई जिसे आप क्या बोलते हो हाइट, वो कितनी है x मीटर है। तो यहाँ पे आपसे x की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और वही आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, टोटल सरफेस एरिया, या आप इसे बोलोगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, जहां L लेंथ है लंबाई है, ब्रेथ क्या है चौड़ाई है, और H क्या है आपकी हाइट है। ठीक है, इतनी कहानी ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 900, बोलो हाँ या ना। अब यहां से मैं क्या करूंगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू पुट करते हुए चलूंगा। तो लंबाई कितनी दे रखी है, तो 10 इंटू 15 प्लस 15 इंटू एक्स, तो 15 इंटू एक्स 15x हो जाएगा, क्यों, हाइट कितनी है, तो हाइट है हमारे पास x मीटर और उसी x की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस x इंटू 10, तो 10 इंटू एक्स करोगे तो 10x ही आएगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ डिटेल में लिख दिया। अब ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू नीचे चले जाएगी, तो यहाँ से आप बोलोगे 900/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 50 150 प्लस 15x और प्लस 10x। यहां तक कहानी ठीक है। इसको यहां से आप काट रहे होंगे तो ये आएगा 2 चौको 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 0 450, तो यहां से ये हो गया 450 इक्वल टू 150 प्लस 15 और 10 25x। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर यहां जाएगी तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखना राइट हैंड साइड से कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड जाती है और वो प्लस और माइनस में है तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहां से आप बोलोगे माइनस का 150 एक प्लस का 450 इक्वल टू 25x। बोलो हाँ या ना, इतनी कहानी ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्या कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे होंगे 0 का 0, ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और प्लस माइनस का माइनस होता है इसीलिए हमने माइनस किया, और चिन्ह आता है बड़े वाले का, तो बड़ा कौन सा है 450, तो 300 किसका रहेगा प्लस का, इक्वल टू 25x। तो x बराबर आप क्या बोल रहे होंगे 300 बटे 25, तो आपको पता है 25 से कम 25, ठीक है, 5 बच गया, 25 दूनी 50, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था भाई, कुछ नहीं था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। अगला सवाल है आपके पास कि 543 बटे 400 को प्रतिशत में बदलो। तो जब भी आपको किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में बदलना होता है तो आप क्या करते हो, 100 से गुणा करते हो, आपको कई बार बता रखा है, ठीक है। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काट रहे होंगे, 4 एकम 4 कैरी हो गया, ये हो गया 14, ठीक है, 4 तियां 12, 2 बच गया, ये हो गया 23, तो ये 4 पंजे 20 पॉइंट, तो लगभग आपका आंसर 135 दशमलव समथिंग के आसपास आ रहा होगा। जो ऑप्शन आपके पास रहा होगा वो राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास, यदि x और 2x संपूरक कोण हो तो x का मान ज्ञात करो। एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए संपूरक कोण की
कि इनके जो कोणों का योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो आपके पास दो संपूरक कोण है x और 2x और इनका योग हमेशा कितना होता है, 180 होता है। कितना आसान सा क्वेश्चन था अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता होती तो। x और 2x मिला के बनते 3x, 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू आप बोल रहे होंगे कि 180/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, 60। तो वो कोण कितने का होता, x का 60 डिग्री का होता। बोलो हाँ या ना। आगे सवाल में कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, संख्याओं का क्रम ज्ञात कीजिए भाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तीन संख्या लिख लेता हूं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हुए चलेंगे। देखो मैं लेट्स मान लेता हूं पहली संख्या क्या है, x है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, दूसरी संख्या जो है पहली की 3 गुनी, तो पहली की 3 गुनी आप कर रहे होंगे तो ये आ जाएगी 3x। बोलो हाँ या ना। और जो तीसरी संख्या है ये वाली, तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, तो पहली की अगर 5 गुनी होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। अब सवाल में कह रहा है और तीनों संख्याओं का औसत 27 दे रखा है, तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तो संख्याओं का योग होता है औसत बराबर x प्लस 3x प्लस 5x। औसत कितना है, तो 27 है। और कितनी संख्या है ये, तीन संख्या है। तो यहां से आप इसे ऐड कर रहे होंगे, 5 और 3 8 और एक 9x, 9x इक्वल टू कितना, 27। और ये वैल्यू कहां चले जाएगी, ऊपर चले जाएगी, तो यहाँ 27 इंटू 3। x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो नीचे किस में चले जाती है, भाग में चले जाती है, डिवाइड में चली जाएगी, तो ये 9x नीचे आ जाएगा। तो यहां से आप कह रहे होंगे 27 इंटू 3/9, तो 9 तिया 27, 3 तिया 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 9। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। दूसरी संख्या 9 इंटू 3, तो 9 तिया 27। तीसरी संख्या 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, 9 27 45, ये तीनों आपकी सीरीज में संख्याएं होंगी भाई। अगला सवाल है आपके पास कि किसी संख्या में 34 की वृद्धि करने पर वह खुद की 3/2 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो माना संख्या क्या है, x है, माना संख्या x है। अब x में अगर 34 की वृद्धि करोगे तो x प्लस 34 हो जाएगा। ठीक है, और वृद्धि करने पर खुद का 3/2 हो जाती है, तो खुद कितना, खुद x का कितनी हो जाएगी, 3/2, तो ये हो जाएगी 3/2x। तो ये इक्वेशन आप अगर बना लेते तो आपका आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाता। इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, ये 2 यहां चले जाएगा, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 34 दूनी 68, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 इक्वल टू 3/3x। यहाँ पे कितना बच गया, 3x। अब ये 2 कहां चले जाएगा, इधर। क्यों चले जाएगा, क्योंकि x के साथ x ही प्लस होता है और x के साथ x की वैल्यू ही माइनस होती है। तो यहाँ पे ये x था तो 2x यहाँ पे इधर चले जाएगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे 68 इक्वल टू 3x माइनस 2x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 68। कोई दिक्कत यहाँ तक, कितना सरल सा क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 85, a प्लस बी इक्वल टू 1, तो a इंटू बी आपसे पूछ रहा है। आप सभी साथियों को मैंने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला लिखाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता ही नहीं होता। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 85। a प्लस बी कितना दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू ए बी। आपको ए बी निकालना है, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और ये 85 कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा। अगर 85 इधर चले जाएगा तो 85 किसका होगा, माइनस का होगा, इक्वल टू 2 इंटू ए बी। अब यहाँ देखो, इधर माइनस का इधर प्लस का, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। तो 84 आ गया और चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा कितना है 85, तो माइनस का 84 इक्वल टू 2ab। अब जो ए बी के साथ जो भी वैल्यू होती है कहाँ चले जाती है, डिवाइड में। तो यहाँ से आप बोलेंगे माइनस का 84 अपॉन 2 इक्वल टू ए इंटू बी। 2 से काट रहे होंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो माइनस का 42 क्या आ गया, ए बी। अब कई स्टूडेंट ने 42 वैल्यू तो निकाल दी होगी, बट कोई कोई स्टूडेंट इसको प्लस करके आ गया रहा होगा, तो वो आपका क्या रहेगा, गलत रहने वाला है।
इसका राइट आंसर रहेगा माइनस का 42। अगला आपके पास सीधा रेशो से क्वेश्चन पूछा था कि A रेशो B 4:5 है, B रेशो C 2:3 है, तो A C का मान बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड C। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ABC इस तरह से पूछ दे तो आप उल्टे n का मेथड लगा दो। अब उल्टे n का मेथड क्या होता है, जैसे आपको A रेशो B दे रखा है कितना, तो आप बोल रहे होंगे 4:5। आपके पास B रेशो C कितना है, तो आप बोल रहे होंगे सर 2:3। यहां तक कहानी ठीक है। अब देखो उल्टे n का मेथड कैसे लगाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो 4 दूनी 8। आप सबसे पहले इसमें आपको ABC निकालना होगा, तो A आ जाएगा 4 दूनी 8, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई इससे, 5 दूनी 10 और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 5 तिया 15। यह होता है आपके उल्टे n का मेथड। आपसे AC पूछ रहा था तो AC लिख देते हैं, यहाँ पे A कितना है 8, C कितना है 15, कट नहीं रहा तो 8:15 आपके पास ऑप्शन होता, तो वही आपके पास राइट आंसर होता भाई। अब इसमें बेसिक मेथड में चलते हैं। बेसिक क्या कहता है, बेसिक कहता है अगर आपको ABC निकालना है, ठीक है, तो AB कितना दे रखा है आपके पास, तो 4:5, तो मैं AB की जगह 4:5 लिख देता हूं। अब आपको B और C लिखना है, B C 2 3 है, तो B तो यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि B तो यहाँ पे पहले से है भाई, आपकी सीट पहले से वहां पे कोई बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। तो मैं नीचे लिखने की कोशिश करूंगा इसे 2:3, 2:3। अब ये जो खाली स्थान है ना, इस खाली स्थान में क्या करते हैं हम, पड़ोसी को छाप देते हैं। पड़ोसी कौन 5, तो ये 5 इधर आ गया। पड़ोसी कौन 2, तो 2 इधर आ गया। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 आ गया ना, 8 10 15, यही तो आया था 8 10 15। तो आप दोनों तरीके से इसे कर सकते हो। A C पूछा था तो A 8 है और C 15 है, तो यही आपके पास राइट आंसर रहता 8:15, जो भी आपके पास ऑप्शन होगा भाई। अगला 2 क्वेश्चन आपके पास सीधा सीधा रेशो से पूछे गए थे भाई। अब देखो इसमें हम बेसिक मेथड लगाएंगे, हमें A रेशो B रेशो C रेशो D, A B कितना है 2:1 है, तो A B 2:1 हो गया। अब देखो, अब B और C रखना है ना, मुझे क्या रखना है, B और C। अब यहाँ पे B नहीं आ सकता तो मैं नीचे लिखूंगा, B कितना है 3, C कितना है 4। अब मुझे C और D रखना है, तो C और D रखना है, फिर मुझे एक कदम नीचे आना पड़ेगा, तो एक कदम फिर नीचे आया। C कितना है 5 और D कितना है 7। अब मैंने क्या कहा, खाली स्थान में किसको छापना है, पड़ोसी को छापना है। तो एक तो ये खाली स्थान हो गया, एक ये खाली स्थान हो गया, ये खाली स्थान हो गया और ये भी खाली स्थान, यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे भी खाली। इसमें पड़ोसी को छाप दो, पड़ोसी को छाप दो, पड़ोसी 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 और पड़ोसी। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3। पड़ोसी कितना 5, पड़ोसी कितना 5। मल्टीप्लाई कर रहे होते तो मल्टीप्लाई कितना आता, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, 15 एकम 15, 4 पंजे 20, 20 एकम 20, 7 चौको 28। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाते, रेशो निकल के आ जाते भाई। अब इसमें आपको A B पूछे, B C पूछे, चाहे C D पूछे, जो भी आपसे पूछा रहता तो आप इस तरह से उसका रेशो निकाल के आंसर दे देते, जो भी आपके पास राइट आंसर रहता। देखो अगला सवाल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि थोड़ा सवाल आगे पीछे हो, क्योंकि स्टूडेंट ने हमें जिस तरह से बताया तो हमने लगभग उसी तरह से इसे बनाने की कोशिश की। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 शर्ट और 3 पैंट की कुल कीमत 3500 रुपए और 3 शर्ट और 2 पैंट की कुल कीमत 4000 रुपए, तो एक शर्ट और एक पैंट की कुल कीमत क्या होगी। तो सवाल में पहले मैं लिख देता हूं, 2 शर्ट प्लस 3 पैंट की जो कीमत है वो कितनी है, 3500 रुपए है, ठीक है। और 3 शर्ट प्लस 2 पैंट की जो कीमत है वो कितनी है, 4000 रुपए। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड बोले तो या तो आप शर्ट को सेम बना दो या पैंट को सेम बना दो, ताकि वो आपस में कट जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इस पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्यों, मैं पैंट सेम कर रहा हूं और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं।
तो ये मेरे पास नई इक्वेशन बन के आएगी, 2 दूनी 4 शर्ट प्लस 3 दूनी 6 पैंट्स इक्वल टू 35 दूनी 70, 7,000 रुपए की। ठीक है, और ये हो गया 3 3 9 शर्ट प्लस 3 दूनी 6 पैंट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12,000 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 का हो जाएगा। तो यहां से आप माइनस कर रहे होंगे, 9 में से 4 गया, 5 शर्ट प्लस 6 पैंट से 6 पैंट कैंसिल हो गया इक्वल टू 12,000 में से कितना गया, 7,000, तो ये आ जाएगा 5,000 रुपए। यहां से आप कह रहे होंगे जो शर्ट की कीमत आएगी वो कितनी आएगी, 5,000 अपॉन 5, तो शर्ट की कीमत आ गई 1,000 रुपए। अगर शर्ट की कीमत 1,000 रुपए आ गई, ठीक है, तो पैंट की निकाल दोगे कैसे, इस इक्वेशन से। इक्वेशन फर्स्ट में मैं शर्ट की कीमत रख देता हूं 1,000 रुपए, तो यहां से आप बोलोगे 2 × 1,000 प्लस 3 पैंट्स इक्वल टू 3500 रुपए। तो यहां से आप कह रहे होंगे ये 2,000 हो गया और ये हो गया आपके पास 3P, 3 पैंट इक्वल टू 3500 रुपए। अब आपको पता है ये 2,000 यहां जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहां से आप बोलेंगे 3P इक्वल टू 3500 में से 2,000 गया, यह आ गया 1,500 रुपए। ठीक है, और पैंट कितनी आ गई आपकी, 1500 बटे 3 आ गया, तो 3 पंजे 15, पैंट आ गए आपके पास 500 रुपए। तो शर्ट होगी आपकी 1,000 रुपए की और पैंट होगी आपकी 500 रुपए की। एक पैंट और एक शर्ट की बात कर रहा हूं, अगर कुल कीमत लगाई जाए तो इन दोनों की कुल कीमत होगी 1,500 रुपए। तो यहाँ तक कहानी ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आराम से, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आगे सवाल कह रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण 4:5 के अनुपात में, तो कोण की भुजा ज्ञात कीजिए। तो एक कोण हो गया आपके पास 4x और दूसरा कोण हो गया 5x। अब ये एंगल कहां पे होंगे? अगर आसन्न कोण की बात करूं, अगर a आपने 4x माना है तो इसका ठीक बगल वाला 5x होगा भाई। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये आसन्न कोण की प्रॉपर्टी होती है, एडजेसेंट एंगल का गुण होता है कि एक एंगल अगर 4x है और दूसरा एंगल आपने 5x माना है तो इसके ठीक बगल वाला एंगल जो है क्या होगा, 5x होगा। या तो b को 5x मान लो या d को। और एक और प्रॉपर्टी होती है, जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। b बराबर होगा d के और a बराबर होगा c के। और जो ये पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखा, ये कितने की होती है, 180 की। ठीक है, तो यहां से आप बोल रहे होंगे कि 4x प्लस 5x इक्वल टू 180। ठीक है, यहां से 4 और 5 9x हो गया, 9x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 180। तो यहां से आप कह रहे होंगे कि x इक्वल टू 180 अपॉन 9। तो 9 दूनी 18, x की वैल्यू अगर आपके पास 20 आ गई तो एक कोण आपने माना था 4x और दूसरा माना था 5x। तो यहां से 4x कितना हो जाएगा, 4 × 20 और यहां हो जाएगा 5 × 20। तो एक एंगल आपके पास आ गया 40 दूनी 80 और दूसरा एंगल आ गया 5 दूनी 10, 100। इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, वही आएगा 180। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जीटी डिफेंस एकेडमी परिवार आपका हर एक डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय।